वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दलीय व्यवस्था के बारे में। हम जानेंगे कि जो भारत में दलीय व्यवस्था है वो किस तरह की है। हम देखेंगे भारत की दलीय व्यवस्था की विशेषता क्या क्या है और उन विशेषताओं के द्वारा कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो रही है उनके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, यदि किसी देश में लोकतंत्र होगा तो वहाँ पर राजनीतिक दल भी होंगे। राजनीतिक दल से क्या होता है कि जो जनता है उसके पास अच्छे तरह के ऑप्शन चले जाते हैं कि जो जनता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके किसको अपना वोट देगी। तो एक तरह से लोकतंत्र की जो आधारशिला है वो क्या है, राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल सरकार का गठन करने का कार्य करते हैं तथा जो सरकार की नीतियां हैं उनका विरोध करते हैं। कोई ऐसी नीति है जिसके ऊपर सरकार अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रही है तो राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो उनका विरोध करेंगे कि आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो देश की भलाई के लिए नहीं है। चुनाव में भाग लेती है, जनता का जो जनमत है वो अपने पक्ष में करने का कार्य करती है तथा लोगों को राजनीतिक शिक्षा मुहैया कराती है, जिसके बाद वो अपने जो राजनीतिक कर्तव्य है उनसे परिचित होने के बाद वह अपने कर्तव्य के बाद अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं। इसके बारे में ब्राइस कहते हैं कि जो राजनीतिक दल है वो एक अनिवार्य तत्व है। कोई भी जो स्वतंत्र देश है वो बिना राजनीतिक दल के रह ही नहीं सकता। अगर वहाँ पर राजनीतिक दल नहीं होगा तो वहाँ क्या और कोई स्वतंत्र मौजूद होगा? या तो हो सकता है वहाँ तानाशाह है या फिर वहाँ पर राजतंत्र है। यदि लोकतंत्र होगा तो वहाँ पर राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य माना जाता है। बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र संभव नहीं हो सकता है। अब देखते हैं भारत की जो दलीय व्यवस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसके बारे में हम यह जानकर पता चलेगा कि जो भारत की दलीय व्यवस्था है वो अन्य देशों से किस तरह भिन्न है। तो पहली हमारी विशेषता यह है कि वह बहुदलीय प्रणाली पर आधारित है। हमारे यहाँ पर चीन की तरह एक प्रणाली नहीं है जिसमें एक दल हो, क्योंकि वहाँ पर तानाशाह सरकार है तो तानाशाह सरकार में केवल एक दल होगा जो वहाँ पर शासन करता होगा। और हमारे यहाँ पर न ही ब्रिटेन की तरह और न ही अमेरिका की तरह द्विदलीय प्रणाली मौजूद है। हमारे यहाँ पर तो स्विट्जरलैंड की तरह बहुदलीय प्रणाली मौजूद है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा सरकार या उनकी नीतियाँ उनका विरोध या अपनी जनमत अपने पक्ष में करने का कार्य करते रहते हैं। अब जानते हैं इसकी दूसरी विशेषता। तो दूसरी विशेषता है एक दल की प्रधानता के युग का अंत के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, जब 1975 में आपातकाल लगाया गया था और उसके बाद जब आपातकाल समाप्त हुआ तो उसकी समाप्ति के बाद जो राजनीतिक दल में एक पार्टी का प्रभुत्व था वो भी समाप्त हो गया। उसके बाद जनता दल की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार की पहली हार। कांग्रेस की जो दशा आज़ादी से पहले की थी वो आज वर्तमान में बिल्कुल उलट है। आज के समय में जो राजनीतिक दल में कांग्रेस की स्थिति है वो दयनीय है। वो भिन्न होती चली गई अपनी नीतियों के कारण, अपने फैसलों के कारण, अपने भाषणों के कारण। और आज इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि इसके जो जुड़े व्यक्ति है, जो इसके सदस्य हैं, वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं मानते अपने आप को। लेकिन कुछ ऐसी नीतियां भी है जिसके बाद इनका ऐसा लगता है कि ये दोबारा आकर अपनी सरकार, अपनी सत्ता को संभालेंगे। तो एक तरह से जो सरकार है वो इनकी नीतियों के आधार पर चलती है। जिस तरह 1975 में इनकी नीतियों के कारण ही इनकी सरकार गिरी और कोई विभिन्न सरकार जो नई सरकार बनी जो कि थी जनता दल, उसके बाद आप देख सकते हो किस तरह धीरे धीरे नीतियों के कारण सरकार बदलती चली गई और नई नई सरकारें बनती चली गई। अब बात करते हैं इसकी तीसरी विशेषता के बारे में, जो कि है प्रभावशाली विरोधी दल के उदय के बारे में। यदि किसी लोकतंत्र में विरोधी दल होगा ही नहीं तो वह लोकतंत्र न होकर तानाशाह का रूप धारण कर लेगा। तो आवश्यक है कि किसी भी देश में जो लोकतांत्रिक देश है उसमें विरोधी दल की भूमिका महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। इसीलिए सी राजा गोपालाचारी ने कहा है कि कुशल शासन के लिए कांग्रेस के विरोधा स्वरूप प्रभावशाली विरोधी दल का होना अनिवार्य है। क्योंकि जब मान लीजिए दो तरह की सरकार है, एक तो अपनी सत्ता संभाल रही है और एक अपनी सत्ता से विमुख होकर अपनी जो विपक्ष की भूमिका है वो अदा कर रही है, तो इनकी जो नीतियां हैं वो इनके जांच पड़ताल के बाद ही एक तरह से स्पष्ट होगी कि वह जनता की भलाई के लिए है या नहीं। यदि नहीं है तो वह उसका विरोध करेगी और एक तरह से इनके संतुलन और एक इनके नियंत्रण को अपने अनुसार चलाती रहती है। तो महत्वपूर्ण है कि विरोधी दल का भी होना लोकतंत्र में आवश्यक हो। लेकिन आप देख सकते हो कि जो 16वीं लोकसभा या 17वीं लोकसभा चुनाव थे उसमें विरोधी दल का अभाव देखने को मिला। उसमें किसी भी दल को ऐसा स्पष्ट विरोधी दल का मान्यता प्राप्त नहीं हुई
कि वह अपने विरोधी दल के रूप में कार्य कर सके। अब बात करते हैं अपनी चौथी विशेषता के बारे में, जो कि है सुस्पष्ट विचारधारा की कमी के बारे में। तो राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए अपनी विचारधारा को छोड़कर, अपने सिद्धांतों को छोड़कर वह केवल सत्ता प्राप्ति के लिए कार्य करते रहते हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर के दल है वह क्षेत्रीय दलों से भी समझौता कर लेते हैं, जिनको वह संप्रदाय दल की संज्ञा देते थे। यदि उनकी जो विचारधारा है उसके ऊपर चले तो कुछ अलग ही उनका स्वरूप देखने को मिल सकता था, लेकिन यह अपने सिद्धांतों को छोड़कर केवल शक्ति के लिए या सत्ता के लिए कार्य करते रहते हैं। अब बात करते हैं इसकी पांचवी विशेषता के बारे में, जो कि है राजनीतिक दलों में गुटबाजी। तो आज के समय में जो भी दल सत्ता में है, जिसके पास शक्ति है, तो वो दो तरह के गुटों में विभाजित हो जाता है। एक दल कहता है कि उनके द्वारा जो नीति अपनाई गई है वो सही है, और दूसरा दल कहता है कि जो उनके द्वारा नीति, उनकी पार्टी के द्वारा नीति बनाई गई है वो गलत है। तो इस तरह के दो जो गुट है वो एक सत्ताधारी दल में ही बनते हैं। कई बार किसी राजनीतिक दल के अंदर गुटबाजी के कारण सरकार टूटने तक का डर रहता है। अब बात करते हैं अपनी छठी विशेषता के बारे में, जो कि है राजनीतिक दलों के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता के बारे में। तो भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम 1988 के अंतर्गत राजनीतिक दलों के लिए भारतीय चुनाव आयोग के कार्यालय में पंजीकरण करवाना एक अनिवार्यता है। पंजीकरण के समय राजनीतिक दलों को संकल्प लेना पड़ता है कि वे भारत के संविधान, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं जो प्रभुसत्ता है उसको बनाए रखेंगे। अब बात करते हैं सातवीं विशेषता के बारे में, जो कि है दल बदल। तो जो ये बुराई है ये आज के समय में हर लोकतांत्रिक देश में देखने को मिलती है। इसके बदलाव के लिए क्या किया गया था कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके बाद जो 30% सदस्य है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे तो दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन जो 30% सदस्य है वो कोई भी पार्टी खरीद सकती थी। लेकिन इसमें बदलाव किया गया 2003 में कि आज के समय में कोई भी दल दूसरे दल में शामिल होगा, यानी कि पूरा 100% दल एक दल से दूसरे दल में शामिल होगा तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। अगर इन 100% में से केवल 1% भी यह कह दे कि मैं दूसरे दल में नहीं जाना चाहता तो वो एक तरह से क्या होगा, दल बदल कहलाया जाएगा। अब बात करते हैं अपनी आठवीं विशेषता के बारे में, जो कि है दलों में आपराधिक तत्वों की भूमिका के बारे में। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन ने कहा है कि जो 16वीं लोकसभा चुनाव थी उसमें 34% और जो 7वीं लोकसभा चुनाव थी उसमें 43% जो सांसद थे वो आपराधिक छवि वाले थे, यानी कि इनके ऊपर ऐसे केस चल रहे थे जो आपराधिक छवि वाले होते हैं। तो इनके द्वारा आप देख सकते हो कि जो राजनीतिक दल है उसमें आपराधिक तत्वों की भूमिका भी देखी जाती है। कई बार इनसे कार्य कराया जाता है, धमकाने का या अन्य कोई कार्य है तो इनके द्वारा कार्य कराने के लिए अपने दल में शामिल करते हैं, और इनकी जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इनको रोकने के लिए भी कार्य किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं अपनी नौवीं विशेषता के बारे में, जो कि है राजनीतिक दलों में जातिवाद की भूमिका के बारे में। जब चुनाव का समय आता है, जब टिकट बांटी जाती है तो उस समय देखा जाता है जातिवाद का प्रभाव, और जब मंत्री परिषद का गठन किया जाता है तब भी जातिवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। और जब सरकार टूटती है तो जब भी सरकार के टूटने का कारण क्या होता है, जातिवाद। तो आज के समय में जातिवाद एक तरह से राजनीति में घुल गई है, जिसको ढूंढना एक तरह से नामुमकिन कार्य बन गया है। क्योंकि आज के समय में इनको वोट पाने के लिए क्या करना पड़ता है कि उन्हें एक तरह से लगाव दिखाना पड़ता है कि हम आपके हित में सोचेंगे, तो आपके हित के व्यक्ति को ही चुनाव के लिए टिकट दिया गया है तो आप इसे वोट दीजिए। तो आपके वोट के द्वारा आप जब इसको जिताएंगे तो आपके लिए ही कार्य करेंगे। तो एक तरह से जातिवाद का जो आज के समय बोलबाला है वो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अपनी 10वीं विशेषता के बारे में, जो कि है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अस्तित्व के बारे में। तो क्षेत्रीय दल के उदय के कारण न केवल राज्य की जो राजनीति थी उसको प्रभावित होना पड़ा, बल्कि जो राष्ट्र की राजनीति थी उसको भी अधिक प्रभावित होना पड़ा। वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, जो क्षेत्रीय दल के मिलने के बाद ही यह गठित हुई है। अब बात करते हैं अपनी 11वीं विशेषता के बारे में, जो कि है सांप्रदायिक दलों के अस्तित्व के बारे में। तो सभी दल अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए सांप्रदायिक साधना को अपनाते हैं, उससे वह अलग नहीं हो सकते। सांप्रदायिक दलों के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल जो धर्म के आधार पर जिनका निर्माण नहीं हुआ था वो भी इस धर्म को सहारा बनाकर अपना कार्य देखते हैं। तो भारतीय जो राजनीति है उसमें संप्रदायवाद बढ़ता चला जा रहा है, और आज के समय में जो जनता की जरूरत है वो केवल और केवल धर्म है, न कि उनका विकास या उनके जो रोजगार है। वो आज के समय का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी,
महंगाई न होकर केवल धर्म का रह गया है, जिसके आधार पर जो जनता है वो केवल उसको ही वोट देती है जो उसके धर्म की बात करता है, उसके धर्म के मुद्दे को उठाता है। अब बात करते हैं अपनी बारी विशेषता के बारे में। तो आज के समय आप देख सकते हो कि जब भी जो सत्ता पार्टी है उसको बीजेपी पार्टी न बोलकर बोला जाता है कि मोदी सरकार है। तो आप एक तरह से देख सकते हो कि जो व्यक्तित्व का महत्व है वो किस तरह एक पार्टी को अपने नाम के आधार पर जिता सकता है, अपने नाम के आधार पर अन्य राज्यों में भी उसकी जीत को सुनिश्चित कर सकता है। तो एक तरह से भारतीय राजनीतिक दल जो सिद्धांत है उसको त्याग कर व्यक्ति की छवि पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक जो दल है अपने नेता की छवि को एक तरह से करिश्माई बनाने का कार्य करते रहते हैं। अब बात करते हैं अपनी 13वीं विशेषता के बारे में, जो कि है राजनीतिक दलों में लोकतंत्र के अभाव के बारे में। तो भारत में दलों के नाम तथा उनका जो अस्तित्व है उनके नेताओं के आधार पर है। यहाँ साधारणतः जो सदस्य है वो नेताओं का विरोध करने का साहस नहीं कर सकते, बल्कि उनका जो कार्य है वो उनके द्वारा देखा जाता है, और दलों के जो नेता है वो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। यदि उनकी आज्ञा का पालन या उनका जो विरोध अगर किया जाए इनके द्वारा, तो इनको अपनी पार्टी से हटाकर और किसी को जोड़ा जा सकता है, और ये चाहेंगे कि हम अपनी पार्टी से अलग न हो। तो एक तरह से जो ये कार्य है एक अलोकतांत्रिक कार्य है, क्योंकि उसमें उसके जो पक्ष है उसके मत है उसको न देखकर उसके कार्य को देखा जाता है। अब बात करते हैं अपनी अगली विशेषता के बारे में, जो कि है राजनीतिक दलों के सिद्धांतहीन समझौते के बारे में। तो राजनीतिक दल सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक या अपने समझौतों को बदल सकते हैं और बाद में वह सरकार बना लेते हैं। वह सरकार जो राजनीतिक दल है वो पहले एक दूसरे की आलोचना कर रहे थे, बाद में जब सत्ता पाने का कार्य आया या टाइम आया तो वो आलोचना न कर या लड़ाई न करके आपस में मिलकर सरकार बनाने का कार्य करते हैं। तो उनके जो सिद्धांत है वो उनको एक तरफ रख के अपना कार्य अपनी शक्ति बनाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह के जो कार्य है वो सिद्धांतहीन होते चले जा रहे हैं, और इनका जो लक्ष्य है वो केवल सत्ता प्राप्ति का है, न कि अपनी जो विचारधारा है अपने जो सिद्धांत है उसको देखने का है। अब बात करते हैं भारतीय दलीय व्यवस्था की समस्याओं के बारे में। तो पहली समस्या है संगठन की समस्या। आज के समय में भारत में जो दल है वो नेताओं के व्यक्तित्व के सहारे चलते हैं, न कि जो दल का वैचारिक जो सिद्धांत है उसके आधार पर। कोई व्यक्ति या उनका जो लीडर है वो कह दे कि यह नीति अच्छी है, तो उनके विचार जो पार्टी के विचार है वो न देखकर केवल उस व्यक्ति के बात को देखेंगे, उनके कार्य को देखेंगे, उनकी पहुंच को देखेंगे, उसके व्यक्तित्व को देखेंगे, उसी के बाद उनका निर्णय लिया जाएगा। दूसरी समस्या है दल बदल की समस्या। इसने राजनीतिक अस्थिरता, अनैतिकता को जन्म दिया है। जो पश्चिमी देश है उसमें भी दल बदल होता है, लेकिन इस हद तक नहीं होता जो भारत में होता है। तो इनके सिद्धांत जो भारत में राजनीतिक दल है उनके सिद्धांतों को आघात पहुंचता है इस तरह की जो व्यवस्था है उससे। तो इसको अंत करने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए, लेकिन आज भी उन जो कानूनों का निर्माण हुआ है उनकी आड़ में इनका कार्य अभी तक जारी है। तो इसकी एक प्रमुख समस्या उन पार्टियों के लिए बनता जा रहा है जो धन के अभाव से ग्रसित है। तो इस तरह की व्यवस्था के द्वारा इनमें एक तरह से हानि पहुंचती है राजनीतिक दलों को। तो इसको खत्म किया जाना चाहिए, इसको समाप्त किया जाना चाहिए और अच्छे कानून बनाए जाने चाहिए। अब बात करते हैं इसकी तीसरी समस्या के बारे में, तो धन की समस्या। आज के समय में जो दल गरीब होगा यानी कि जिसके पास धन का अभाव होगा तो वो सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि सत्ता प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि उनके पास धन के भरपूर साधन हो। सभी दल धन की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों का सहारा लेते हैं। सत्ता आने के बाद उसके हित में कानून बनाने का कार्य किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो अमीर व्यक्ति है वो और अधिक अमीर हो जाता है और जो गरीब व्यक्ति है वो और अधिक गरीब हो जाता है, और उनके जो कार्य है केवल अमीरों के लिए होते हैं। तो इसके ऊपर भी देखा जाना चाहिए कि किस तरह के उनकी नीतियां हैं, किसके हित में है, किसके लिए है। अब बात करते हैं इसकी चौथी समस्या के बारे में, जो कि जनाधार की समस्या। तो जनाधार का मतलब होता है जनता की धारा, जिसमें केवल एक पार्टी को अधिक प्रमुखता दी जाती है। तो इस तरह की समस्या भी देखने को मिलती है। जन समर्थन प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों के पास जनाधार का भी होना आवश्यक है। भारत में कुछ दलों के अतिरिक्त अन्य किसी दल के पास व्यापक जनाधार है वो देखने को नहीं मिलता। अगली समस्या है नेतृत्व की समस्या। राष्ट्रीय स्तर स्थानीय स्तर को उभरने नहीं देता। कुछ राजनीतिक दलों के नेता इतने वृद्ध हो गए हैं कि वह थोड़ी दूर चलने के बाद सही तरह से चल भी नहीं सकते और उनको जो देश की कमान सौंपी जाती है
ऐसा लगता है कि जो प्रभावशाली युवक है वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज के समय में केवल आप उन्हीं नेताओं के नाम जानते होंगे जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। क्या आपने अपने लोकल लेवल या स्थानीय लेवल के जो व्यापक नेता है उनका नाम पता है? यदि आप उनके नाम को पता कर सकते हो तो उसकी जो छवि है वो एक अच्छी छवि है, जिसको जो समर्थन है वो राष्ट्रीय स्तर के राजनीति से मिल रहा है। तो एक तरह से इसमें बदलाव किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर को अलग न मानकर केवल राजनीति नजरिए से देखा जाए। अब बात करते हैं गुटबंदी की समस्या। तो गुटबंदी की समस्या के कारण क्या होता है कि जो राजनीतिक दल है वो अपने दल के नेता ही उनसे शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनकी जो शक्ति है उसमें वृद्धि करने की कोशिश करते हैं, और उनके जो नेतृत्व है उसको अस्थिर करने का भी व्यापक कार्य किया जाता है, जिससे वह चाहते हैं कि उनके जो दल है केवल उनकी ही सुने। तो इस तरह की जो गुटबंदी है वो राजनीतिक दलों को खत्म करने का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं सातवीं समस्या के बारे में, जो कि है संकुचित भावना। तो भारत में स्वतंत्रता से पहले की जो व्यापक मुद्दे होते थे वो होते थे धर्म के, राजनीति के, संप्रदाय आदि के। लेकिन उसकी जरूरत इसलिए थी कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो केवल इन्हीं मुद्दों के द्वारा जनता को अलग करने का कार्य करती थी। लेकिन वर्तमान में भी ये मुद्दे हैं, जिसमें गरीबी न होकर, बेरोजगारी न होकर केवल धर्म हो गया, राजनीति हो गई या वर्ग समूह हो गया, ऐसे मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों को एक तरह से भटकाने का कार्य है राजनीतिक दल का। तो इससे परे होकर हमें कार्य किया जाना चाहिए हमारे लिए। और अवश्य ही जो हिंसक घटनाएं होती हैं उनके पीछे भी राजनीतिक दल का हाथ होता ही है। अब बात करते हैं आठवीं समस्या के बारे में, जो कि है सिद्धांतहीन समझौतों के बारे में। तो भारत में राजनीतिक दल अपने हित की पूर्ति के लिए अपने कट्टर विरोधी से भी समर्थन प्राप्त कर लेते हैं। वे अपने सिद्धांतों को साइड में रखकर अपना कार्य केवल सत्ता शक्ति प्राप्त करने का रखते हैं। भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए आपराधिकरण, सांप्रदायिकता, जातिवाद, हिंसक या काले धन की भूमिका के द्वारा जिस तरह से राजनीति आज के समय धूमिल होती चली जा रही है उसको रोका जाना चाहिए, उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। अतः राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल नेताओं के जो सिद्धांतहीन समझौते हैं, सिद्धांतहीन कार्य है, उसको खत्म किया जाना चाहिए, जिसके बाद जो राजनीति है वो एक अच्छी तरह की व्यवस्था बन सकती है। और जो राजनीति है उसको केवल नकारात्मक स्वरूप में न देखकर सकारात्मक रूप में देखा जाएगा। तो इस तरह के कार्य के द्वारा जनता को उनकी जो छवि है उनको बदलाव का एक मौका दिया जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने बात करा भारतीय दलीय व्यवस्था के बारे में। हमने जाना कि जो भारत में दलीय व्यवस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तथा उन विशेषताओं में क्या क्या समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को जब हम देखते हैं तो आज के समय की व्यवस्था के द्वारा ही वो जो समस्या है उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आया। तो इन परिवर्तनों के द्वारा ही जो राजनीतिक दल है, राजनीति है भारत की, सकारात्मक स्वरूप दिया जा सकता है। तो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।